बच्चों, आपको जो भी ये वीडियोस आ रहे हैं डिपार्टमेंट से, अच्छे वीडियो आ रहे हैं, आपने थोरोली ये देखने हैं। आपने अब डिटर्मिनेंट्स में आपने देखे हैं वो, तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, माइनस क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, ये आपको समझ आ गए उन्हें। अगर नहीं समझ आए हैं तो मैं आपको बताना मेरे को, मैं फिर समझा दूंगा आपको। पर इसमें सबसे ज़रूरी जो है हमारे पास वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। इसका 4 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है। किसमें आता है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट आपको पता है कि मैट्रिक्स के साथ एक रियल नंबर जुड़ा होता है, उसकी हम वैल्यू निकालते हैं, उसको बोलते हैं हम डिटर्मिनेंट। जैसे मैट्रिक्स को हमने इन ब्रैकेट्स में लिखते हैं, तो डिटर्मिनेंट को हम ऐसी ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो जब ये ब्रैकेट्स आती हैं तो वो मैट्रिक्स क्या बन जाता है? डिटर्मिनेंट। उसकी एक वैल्यू है, जो मैट्रिक्स की एक वैल्यू उसके साथ अटैच है, वो होता है हमारे पास डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की वही, जैसे फर्स्ट रो आएगी, सेकंड रो आएगी, थर्ड रो आएगी, इसमें फर्स्ट कॉलम आएगा, सेकंड कॉलम आएगा, थर्ड कॉलम आएगा। जैसे हमने ट्रांसफॉर्मेशंस की थी, जब हमने मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला था, तो उसमें R1 को हमने फर्स्ट रो लिया था, R2 को सेकंड रो लिया था, R3 को हमारे पास थर्ड रो थी, C1 फर्स्ट कॉलम है, C2 सेकंड कॉलम है, C3 थर्ड कॉलम है। ये तो हमारे R1 जो डिफाइन होता है वो फर्स्ट रो के लिए, R2 सेकंड रो बताता है, R3 थर्ड रो बनाता है। तो मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, डिटर्मिनेंट उन्हीं का होता है, उनकी वैल्यू आती है। जो डिटर्मिनेंट होती है वो वैल्यू उनकी आती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो है, अभी आपके आज के उसमें वीडियो में भी आपको प्रॉपर्टीज डिफाइन की गई हैं अच्छी तरह। चलो एक बार फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो को ध्यान से देखना है आपने। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या होती हैं, ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट ध्यान से, इससे आपका डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन जो है वो सिंपल हो जाता है। इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं करने पड़ती हैं। आपका सिंपल प्रॉपर्टीज यूज करके आप उसको कर सकते हैं, और 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ये आपका। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remains unchanged if its rows and columns are interchanged। इसमें यह बोलता है कि अगर हम, वही बात है कि ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होगा वो इक्वल होंगे। यानी कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट में रोज को कॉलम्स बना देते हैं और कॉलम्स को रो बना देते हैं, तो अगर उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये। जैसे कोई भी कर लो आप एग्जांपल, जैसे मान लो एक डिटर्मिनेंट है आपके पास 5 2 1 7 3 8 1 1 1। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप निकालते हो। मान लो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई -19, और दूसरा डिटर्मिनेंट आप लेते हो जैसे 5 7 1 2 3 1 1 8 1। इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? -19। इसकी वैल्यू क्या आएगी? -9। यानी कि जब हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई भी वो चेंज नहीं आता है। अगर हम करें इफ टू रोज, सेकंड प्रॉपर्टी, टू रोज और कॉलम of a determinant are interchanged, then the sign of the determinant change। Sign of determinant changed। साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज का क्या मतलब है? देखो, यही जो किया हमने अभी, अगर इसको 7 3 8 को फर्स्ट रो बना देते हैं और 5 2 1 को सेकंड रो बना देते हैं, इनको इंटरचेंज कर लेते हैं। इसको मैं ऊपर, जैसे इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ 7 3 8 और 5 2 1 1 1 1। तो पहले इसकी वैल्यू आई थी -19, इस केस में इसकी वैल्यू आएगी +19। यानी कि उसका जो है साइन चेंज हो गया है। उसका साइन क्या हुआ हमारे पास? चेंज हो गया है। यानी कि जब हम दो रोज या दो कॉलम्स को किसी डिटर्मिनेंट में इंटरचेंज करते हैं, यानी कि फर्स्ट रो को सेकंड रो बना दिया है, सेकंड रो को फर्स्ट रो बना दिया है, या थर्ड रो को सेकंड रो बना रही है, या सेकंड रो को थर्ड रो बना रहे हैं, इसी तरह कॉलम्स की भी, तो उसमें जो है डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो आपके पास
नेगेटिव हो, यानी कि साइन चेंज हो जाता है। अगर पहले इसी केस में एग्जांपल जो -19 थी, तो दूसरे केस में आएगी +19। फिर हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स are identical, then the value of determinant is 0। अगर किसी डिटर्मिनेंट में आप देखते हैं कि दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। तो उसको आपको करने, जैसे मान लो मैं ये लेता हूं, जैसे 2 3 4 2 3 4 1 2 1, ये है आपके पास डिटर्मिनेंट। इसमें आप क्या देख रहे हैं, फर्स्ट रो और सेकेंड रो क्या है, आइडेंटिकल हैं, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हैं। तो यहाँ पे जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कैसे आएगी इसकी, 2, ये बनेगा 3 -8 -5 -3, ये आया आपके पास 2 -4 -2 +4, ये आया आपके पास 4 -3, तो ये क्या बना आपके पास -10 +6 +4, ओपन कर लिए जब, तो क्या बना ये 0। ठीक है, तो हमारे पास ये थर्ड प्रॉपर्टी है कि इफ टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। फिर हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास ये है कि अगर हम किसी रो या किसी कॉलम को किसी डिटर्मिनेंट के, उसको हम किसी स्केलर केस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट is multiplied by a constant k, then the value of determinant gets multiplied by k। यानी कि अगर हम किसी रो या किसी कॉलम को किसी डिटर्मिनेंट के किसी स्केलर k के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो k टाइम इंक्रीज हो जाती है। यानी कि अगर हम जैसे पहला देखते हैं, जैसे पहला डिटर्मिनेंट क्या था, डिटर्मिनेंट को ट्राइंगल की फॉर्म में भी लिखते हैं हम, जैसे था ना हमारे पास क्या था, 5 2 1 7 3 8 1 1 1, इसकी वैल्यू क्या आई थी, -19 आई थी। अगर हम मान लो इसकी फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या आएगा, 15 6 3 7 3 8 1 1 1, तो जब इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो ये -57 आएगी। तो यानी कि जब आप किसी रो या किसी कॉलम को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी उससे मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये एग्जांपल जैसे -19 था, अगर फर्स्ट रो को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -19 पहले वैल्यू आ रही थी, तो दूसरे केस में वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो आएगी -57। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 5 है कि इफ सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट एक्सप्रेस, अगर हमारे पास क्या बोलता है कि सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो, इफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम are expressed as a sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as a sum of two or more determinants।
यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर किसी रो या किसी कॉलम को हम जैसे उनकी जो टर्म्स हैं उनको दो या अधिक उसमें ब्रेक करते हैं तो हम डिटर्मिनेंट्स को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यही क्वेश्चन का एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये था ना हमारे पास, जैसे ये था जैसे 5 2 1 7 3 8 और 1 1 1। तो इसमें अगर मैं 5 2 1 इसको मैं कर लेता हूँ 3 + 4 2 + 1 7 + 1 और ये है 1 1 1। तो मेरे पास जो डिटर्मिनेंट है इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, यानी कि ये मैंने सेकंड रो को ब्रेक किया ना, तो यानी कि दो डिटर्मिनेंट्स में लिख सकता हूँ इसको 5 3 1 2 2 1 1 7 1 प्लस 5 4 1 2 1 1 1 1 1। ठीक है, अगर वैल्यू निकाल लो, आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो तो क्या आती है 5 इंटू, ये बनेगा आपके पास 2 - 7 -5 -2 इंटू 3 - 7 -4 प्लस 1 इंटू 3 - 2 1 प्लस 5 इंटू 1 - 1 0 -2 इंटू 4 - 1 3 प्लस 1 इंटू 4 - 1 3। तो ये कितना बना आपके पास, ये बना आपके पास -25 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 0 -6 प्लस 3। अब हम इसकी वैल्यू देखते हैं कितनी आती है, 25 और 6 -31, -31 में से आपके पास 9 3 12 चले गए तो कितने बचे, -31 में से 12 गए तो -90। यानी कि ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, प्रॉपर्टी थी कि अगर किसी रो या किसी कॉलम को हम सम ऑफ टू टर्म्स या उससे अधिक टर्म्स के रूप में लिख सकते हैं तो डिटर्मिनेंट्स भी हम सम की उसमें लिख सकते हैं। जैसे हमने इसकी सेकंड रो क्या थी 7 3 8 थी, हमने ब्रेक किया 3 + 4 2 + 1 और 7 + 1, तो हमारे पास ये भी सम ऑफ टू टर्म्स टू डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में आ गए और आंसर हम देख रहे हैं वही आ रहा है आपके पास -90। तो ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी। आगे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, जैसे इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम of a determinant multiplied by scalar k and added to corresponding element of another row or column, then value of determinant remains unchanged। यानी कि ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर हम किसी रो या किसी कॉलम को किसी स्केलर के से साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरी रो या दूसरे कॉलम में उसको हम ऐड कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। जैसे वही हमने जो किया अभी, जैसे मान लो डिटर्मिनेंट है आपके पास 5 2 1 7 3 8 1 1 1। हम क्या करते हैं इसमें, वही ऑपरेशंस वही हैं जो आपने मैट्रिक्स में किए, वैसे लिखना है हमने अप्लाइंग। हमने क्या किया कि R3 को किया हमने R3 - R1 या R3 - 2R1 कर दिया। हमने क्या किया कि R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और R3 में उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या बना ये, यानी कि चेंज तो थर्ड रो में आएगा, चेंज थर्ड में आएगा, ये तो वही बाकी रोज वही रही। क्या बना ये 1 - 10 -9 1 - 4 -3 1 - 2 -1। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, क्या आती है, ये आती है 5 इंटू -3 प्लस 24 -2 इंटू क्या बनी है -7 प्लस 72 -7 प्लस 72 प्लस 1 इंटू कितनी बनी है
-21 प्लस 27। तो अब आपके पास क्या है, 5 इंटू 21 -2 इंटू कितना बनाइए 65 प्लस 1 इंटू 6, तो हमारे पास क्या बनाइए 5105 -130 प्लस 6। अब ये 11 ये आया, ये -19 आया, तो हमारे पास वैल्यू तो वही रही -19। अगर हम किसी रो या किसी कॉलम को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें स्केलर हमने 3 लिया था, और दूसरी रो या दूसरी कॉलम में उसको ऐड कर देते हैं, तो इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और फर्स्ट रो में उसको ऐड कर दिया, सॉरी इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और थर्ड रो में से हमने उसको सब्ट्रैक्ट, यानी कि -2 से इसको मल्टीप्लाई किया और इसमें से इसको, यानी कि हमने क्या किया कि R1 को हमने -2 से मल्टीप्लाई किया और R3 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब हमने इसको किया, तो जब हमने फिर इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली, वो क्या आई -19। तो उसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आया। तो एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या प्रॉपर्टीज की हैं हमने की है कि इफ एनी टू रोज, और इफ पहली थी कि इफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। यानी कि जो ए मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वो सेम होता है। अगर हम किसी रो या किसी कॉलम को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी के टाइम इंक्रीज हो जाती है। ये भी प्रॉपर्टी है हमारे पास एक। और हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि अगर हम दो रोज या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास उसका साइन चेंज हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि अगर किसी मैट्रिक्स किसी डिटर्मिनेंट में दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, तो उसमें उसकी वैल्यू क्या बन जाती है, 0। फोर्थ प्रॉपर्टी हमने की है कि अगर किसी रो या किसी कॉलम को हम किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास उसकी वैल्यू के टाइम्स इंक्रीज हो जाती है डिटर्मिनेंट की। और हमारे पास है फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर किसी रो या किसी कॉलम को हम ब्रेक करके टू या मोर कॉलम उसमें टू या मोर टर्म्स में लिखते हैं, तो हम डिटर्मिनेंट को भी उतने उसमें ब्रेक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, वो देखना आपने। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर किसी रो या किसी कॉलम को हम किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरी रो या दूसरी कॉलम में उसको ऐड कर देते हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई भी हमें चेंज नहीं आता है, यानी कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। पहले प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान से समझना है, फिर क्वेश्चंस। आपके वीडियो भी बताया गया है, उसमें भी प्रॉपर्टीज बताई गई हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको करवाए गए हैं, पर फिर भी आपको नहीं पता लगता है तो आपको करवा दिए जाएंगे। देखो, अब जैसे पहला क्वेश्चन है, विदाउट एक्सपेंडिंग यू हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपने, एक्स ए एक्स प्लस ए, वाई बी वाई प्लस बी, जेड सी जेड प्लस सी, हमने इसको प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको प्रूव करना है, अब एक्सपेंड नहीं करना है हमने, विदाउट एक्सपेंडिंग यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ हम क्या करते हैं, लेट डेल्टा इक्वल टू एक्स ए एक्स प्लस ए, वाई बी वाई प्लस बी, जेड सी जेड प्लस सी। ध्यान से अब यहां पे देखो, हम क्या करते हैं, यहां पे एक कॉलम लगाते हैं, अप्लाइंग C2 को लिया मैंने C2 प्लस C1। इसका क्या मतलब है, जैसे हमने मैट्रिक्स इनवर्स में किए थे वैसे ऑपरेशन है, यानी कि C1 तो वही रहेगा, C1 में कोई चेंज नहीं आएगा, ये C1 है ना। अब C2 में चेंज आएगा, C2 में क्या चेंज आएगा कि C1 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसमें ऐड हो रहे हैं, तो A प्लस एक्स या एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी जेड प्लस सी, और एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। तो अब आप क्या देख रहे हैं, C2 मीन सेकेंड कॉलम और C3 थर्ड कॉलम आर आइडेंटिकल, यानी कि हेयर C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, हेंस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 0। आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0। तो सिंपल सा हो गया ना आपके पास। इसी तरह से जैसे हमारे पास है, जैसे थर्ड क्वेश्चन है, इसका थर्ड क्या है,
थर्ड है लेट डेल्टा इक्वल टू 2765 3875 5986। हमने इसको भी विदाउट एक्सपेंडिंग, ऐसे नहीं एक्सपेंड करना है, हमने यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट हमने प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू 0 आ रही है। अब कैसे प्रूव करेंगे, देखो अप्लाइंग, पहले ध्यान से देखना आपने। देखो इसको अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं, 8 7 जार 63 और इसमें 2 ऐड कर दूं 65 बनेगा। इसको 9 से मल्टीप्लाई करूं, 9 8 जार 72 और इसमें 3 ऐड कर दूं कितना बनेगा 75। 9 9 जार 81, इसमें 5 ऐड कर दूं कितना बनेगा 86। यानी कि मैं करूंगा C2 को करूंगा C2 प्लस 9C1, नहीं C1 को करूंगा मैं C1 प्लस 9C2। C1 को क्या लिया मैंने, C1 को लिया C1 प्लस 9C2। जब मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई तो ध्यान से C2 तो वही रहा, C2 तो यहाँ यूज हुआ वही रहा, वो 7 8 9। जब मैंने इसको 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 7 जार 63, 63 में 2 ऐड हो गए कितने बने 65, 9 8 जार 72, 72 में ये कितना 75, 9 9 जार 81, 81 और 5 86 और थर्ड कॉलम क्या है आपके पास 65 75 86। यहीं से मैं 0 आ गया कि नहीं, क्योंकि आपके पास C1 और C3 क्या है आइडेंटिकल, बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। तो ये हमारे पास एक दो क्वेश्चन है, ये आपने करने हैं और प्रॉपर्टीज को ध्यान से आपने करना है। फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम अगले उसमें करेंगे। और ये बच्चों ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसका 4 नंबर का क्वेश्चन आपको आता है और ये सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इसमें कोई भी वो मुश्किल वाली बात नहीं होती है। ओके, थैंक यू।